दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। केजरीवाल ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। ख्याल है कि आज ईडी ने सत्येंद्र जैन के करीबी के घर पर छापे मारे। इस दौरान सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से 2,82,00,000 नकद रकम और 1.8 किलोग्राम गोल्ड के सिक्के बरामद हुए हैं। आपको याद होगा मैंने कुछ बात करेंगे कानपुर तशद्दुद की। कानपुर तशद्दुद में अब 50 अफराद की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। मुतादिद मुलजिमीन के घरों की निशानदही की जा रही है। मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। इंतजामिया पर यकतरफा कार्रवाई का इल्जाम भी लग रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कानपुर तशद्दुद में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि इंतजामिया ने 147 मुलजिमीन की गैर कानूनी जायदादों की निशानदही की है। ख्याल किया जा रहा है कि जल्द ही उन पर बुलडोजर चल सकते हैं। अभी तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हम अन्य लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो जनता ने वीडियोस उपलब्ध कराए, उसके बेसिस पे लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे कार्रवाई करें। इधर कानपुर शहर के काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी ने इंतजामिया पर यकतरफा कार्रवाई का इल्जाम लगाया है। शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी का कहना है कि यकतरफा कार्रवाई की जा रही है और बेगुनाहों की गिरफ्तारी हो रही है। ये बिल्कुल जायज़ बात है कि एक दफ़ा कार्रवाई हो रही है। 90%, 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% में उनकी हो रही है। उसकी कोई हैसियत नहीं। 10% में उनकी मान लीजिए। ये तो बिल्कुल ज़्यादती है, गलत है और ये इसके खिलाफ जो आवाज़ उठानी पड़ेगी हम लोगों को। और आज हम कमिश्नर साहब से भी जाकर के हम अपना डेलीगेशन ले जाते हैं और बात करते हैं उनसे कि किसी भी हाल में गिरफ्तारी बंद करें वो। वहीं कानपुर के शहर की बांस मंडी में हिरासत में लेने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लकड़ी के ताजिर आदिल को पुलिस ने सादा वर्दी में उस वक्त उठाया जब एसएस इंटरप्राइजेज रात को अपनी दुकान बंद कर रहा था। वालिद का कहना है कि मेरा बेटा दुकान बंद करके नमाज पढ़ने जा रहा था। साबिर अली का कहना है कि पुलिस कह रही है कि पूछताछ के लिए ले जाया गया है। कानपुर में हुए तशद्दुद मामले में जो पोस्टर कई इलाकों में चस्पा करवाए गए थे, वो जफर हाशमी ने बरहम नगर से रोमा ग्राफिक प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए थे। प्रिंटिंग प्रेस मालिक शंकर को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। शंकर का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। शंकर जी, क्या हयात जी खुद आए थे? ये जो खुद आए थे और 20 पोस्टर केवल छपवाए थे 200 रुपए के मात्र, जिसकी वजह से 2 दिन से मैं खुद परेशान हूँ। केवल 20। कानपुर तशद्दुद में मुस्तकिल गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या अब कानपुर में भी बुलडोजर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तौहीन मजहब से मुतालिक दारुल उलूम देवबंद ने सख्त कानून बनाए जाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना अबुल कासिम नौमानी की दस्तखत से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि यह हकीकत है कि हिंदुस्तान मजहबी अक़दार और रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से आए दिन ऐसे अज़ियतनाक वाक़यात और बयान सामने आ रहे हैं जिनसे मजहबी एहसासात व जज्बात मजरूह हुए हैं। लिहाजा इस हवाले से हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया है कि इस पर मरबूत और मजबूत कानून साजी की जाए ताकि मजहब या मजहबी पेशवाओं की तौहीन न की जा सके। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने नुपुर शर्मा और नवीन जंदल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने पर सवाल उठाया है। राशिद अल्वी ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है, तब बीजेपी ने इन लीडरों को बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत से लीडर नफरत की बातें करते हैं। क्या संबित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई? पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला तूल पकड़ गया। विदेशों तक में इसकी आवाज़ उठने लगी। अब बात हो रही है कि जिन लोगों ने यह किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी साहब।
सर, बात ये हो रही है कि पार्टी ने तो कार्रवाई कर दी, लेकिन सवाल ये है कि कानूनी कार्रवाई कब होगी? देखिए, इसी से पता चलता है कि उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार जो बीजेपी की है वो इससे कोई सबक हासिल नहीं कर रही। कितनी शर्म की बात है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट का डिनर कैंसिल कर दिया गया और इसके बावजूद भारत सरकार को और बीजेपी को एहसास नहीं है कि दुनिया में हमारी कितनी बदनामगी हो रही है। उन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। कानपुर के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अच्छा, आप कानपुर और नूपुर शर्मा के मामले को दोनों एक साथ देख रहे हैं, तो इनमें सिमिलैरिटी क्या लगती है आपको? कानपुर क्यों हुआ है? इसीलिए तो हुआ है कि टीवी पे उनका विवादित बयान आया है, वरना तो कानपुर नहीं होने वाला था। और उन दोनों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। नूपुर शर्मा ने तो बयान दिया था कि महाराष्ट्र का फार्मर चीफ मिनिस्टर मेरे साथ है, फ़ोन आया है, पीएमओ मेरे साथ है, देश का होम मिनिस्टर मेरे साथ है। 10 दिन तक आप सोए रहे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जब 10 दिन के बाद सारी दुनिया खड़ी हो गई, हिंदुस्तान के रिलीजियस लीडर्स आपसे कहते रहे, आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन जब कुवैत के अंदर एम्बेसडर को बुलाया गया, कतर के अंदर एम्बेसडर को बुलाया गया, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन दोनों को निकाला। आपको अपने लोगों की इज्जत नहीं, अपने देश के अल्पसंख्यक समाज के जज्बात की इज्जत नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो भी कदम उठाएंगे वो विदेशी ताकतों के दबाव में उठाएंगे। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती है। जिस तरह की भाषा का, ज़बान का इस्तेमाल होता रहा, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि जो बड़बोले नेता हैं उनको हिदायत दी गई है कि आप संयम रखिए, मत बोलिए। क्या संबित पात्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? मैं 10 नाम गिना सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के, जिनको नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। आप विकास की बात नहीं करते, आप बेरोजगारी की बात नहीं करते, आप पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात नहीं करते, आप देश की आर्थिक स्थिति की बात नहीं करते। आप बात करेंगे हिजाब की करेंगे, आप बात करेंगे अजान की करेंगे, आप बात करेंगे लव जिहाद की बात करेंगे। बहरहाल ये देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत से नेताओं से कहा है कि आप भड़काऊ बयान मत दीजिए, कोई ऐसा बयान मत दीजिए जिससे लोगों के बीच में तफरीका पैदा हो। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ओवैसी ने नांदेड़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी के खिलाफ बयान देने वालों को 24 घंटों के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया जाता है, लेकिन नूपुर शर्मा जैसे लीडरों पर कार्रवाई 10 दिनों में भी नहीं हो पाती है। तो देश के प्रधानमंत्री को समझने की जरूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का तूफान आपने खड़ा कर दिया। आपने भारत के बाइज्जत मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने अनाप शनाप बकवास बकी। ये बिल्कुल, अगर ये कोई कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा, नहीं। अगर बीजेपी ये मानती है कि इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर कहा है, तो उनको आप अरेस्ट करवाइए। ये क्या बात है भाई कि आप खाली सस्पेंड करके समझ रहे हैं कि नहीं, आप उनको अरेस्ट करवाइए, कानून को इस्तेमाल करिए। तो देश के प्रधानमंत्री जो भारत के मुसलमानों को इन फॉरेन कंट्रीज के प्रिज्म से देखते हैं, वो उनकी गलत सोच है। वो उनको जब उनके देश का नागरिक पुकार कर कह रहा है हाँ वो मुसलमान है, मगर उनको ही चाहिए था कि वो इन मुसलमानों की पहली बात सुन लेते और उनकी तकलीफ को समझते और उसी वक्त एक्शन ले लेते। आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते तो आपका एक्शन जो है हालत मजबूरी में आपने लिया है। और हम देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के लोगों को बता रहे हैं कि 6 मिलियन भारत के लोग इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं
55% रेमिटेंस इन कंट्रीज से भारत को आता है फॉरेन एक्सचेंज। अगर उनकी सेफ्टी का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोच रहे? फिर अगर वहां पर लोग भारत के लोगों के ऊपर तकलीफ देना शुरू कर देंगे उनको, खुदा ना खास्ता, क्या प्रधानमंत्री क्या करेंगे जब? तो देश के प्रधानमंत्री को ना सिर्फ देश के भारत के लोगों के बारे में सोचना है, बल्कि जो भारत के लोग 6 मिलियन लोग यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी कर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस भी जा रहे हैं, उनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। कर्नाटक में लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने के लिए इजाजतनामा हासिल करना लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत के सर्कुलर के बाद बेंगलुरु के रुकन असेंबली जमीर अहमद खान ने अपने असेंबली हल्के के तमाम इबादत गाहों में इजाजतनामे तकसीम किए। मस्जिद सुबहानिया में मुनक्किदा तकरीब में मनादिर, मसाजिद, चर्च के जिम्मेदारों में लाउड स्पीकर के इजाजतनामे तकसीम किए गए। गवर्नमेंट का कि अभी 3 तारीख को, ये महीने में 3 तारीख को आया कि नया एप्लीकेशन आया, कि नया सर्कुलर आया, उसका नहीं इस तरीके से नया एप्लीकेशन के हिसाब से देना करके, तो नए हिसाब से ही हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के हल्के के अंदर जो हमारे मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, हर एक को जो लाउड स्पीकर का जो परमिशन लेना वो लेके उनकी मस्जिद में, उनकी मंदिर के जिम्मेदारों को, उनके चर्च के जिम्मेदारों को, उनको हमारी तरफ से हैंड ओवर किया गया। ये एप्लीकेशन के अंदर हर एक मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, 400 रुपये ऑफिशियली फीस बनना करके वो भी हमारी तरफ से बन के वो एप्लीकेशन का सब कुछ जिम्मेदारों को बुला के उनका हैंड ओवर किया गया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने रियासत में वक्फ अमलात पर बढ़ते नाजायज कब्जा और वक्फ की खस्ताहाली के लिए वक्फ बोर्ड इंतजामिया को ही जिम्मेदार करार दिया। हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि मुसलमान ये समझते रहे कि वक्फ बोर्ड बना दिया गया है तो वक्फ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, लेकिन यह मुसलमानों की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। हुकूमतों के जरिए बोर्ड की तश्कील बरसों नहीं की जाती है और जिन लोगों को वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी दी जाती है वो वक्फ एक्ट के मुताबिक नहीं होती। उन्होंने वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों से खुद उठ खड़े होने की अपील की। देखिए, जमीयत उलमा की कोशिशों से वक्फ एक्ट बना था और उसमें अमेंडमेंट में भी हुए, लेकिन हमने ये देखा कि वक्फ बोर्ड, मुसलमाना ने हिंद तो ये समझे कि वक्फ बोर्ड बन गया है, अब उनकी जायदादें महफूज हो जाएंगी, लेकिन इसका उलट हुआ। वक्फ बोर्ड के ही जिम्मेदारों के ज़रिए जायदादें खुर्द-बुर्द हो गई। मध्य प्रदेश सरकार तो वक्फ बोर्ड को कानून के मुताबिक बना ही नहीं रही है, ना उसके अहदेदार हैं, न उसका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो नॉर्म्स के मुताबिक है। तो हमारा मुतालबा है कि वक्फ एक्ट के मुताबिक ये वक्फ बोर्ड को बनना चाहिए और ख़ास तौर पर मैं मुसलमाना ने हिंद और नौजवाना ने हिंद और मध्य प्रदेश के नौजवानों से अपील करूंगा कि अब वक्फ बोर्ड के भरोसे न बैठें और अपनी जायदाद की हिफाजत के लिए खुद उठ खड़े हों। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मध्य प्रदेश के आज़मीन हज की सफ़र हज को लेकर परवाज शुरू होने में चंद दिन ही रह गए, लेकिन आज़मीन हज की रबात में क़याम को लेकर सूरत हाल अब भी गैर यकीनी बनी हुई है। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए रबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर सूरत हाल को वाज़ेह करने के लिए मरकजी हज कमेटी, मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती फ़लाह बहबूद और CGI जद्दा को खत लिखा गया था, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने आज़मीन हज की मुश्किलात के लिए हज कमेटी की नाक़िस कारकर्दगी को जिम्मेदार ठहराया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऊपर मेरा बहुत साफ ये सवाल है और इसका जवाब हज कमेटी ऑफ इंडिया को देना चाहिए, हम लोगों को और हिंदुस्तान की जनता को ये जवाब देना चाहिए वजाहत के साथ कि जैसे एक वाक़या भी आपने बताया, एक बच्चा है उसके पैसे जमा करा लिए, बाद में कह रहे हैं गाइडलाइन में 9 साल के बच्चे का नहीं था। तो पहले आपने जमा कराते टाइम आपके सेटअप पे जब उसने डाला तो फिर आपने क्यों गाइडलाइन चेक नहीं करी? क्यों आपके कंप्यूटर में वो डाटा नहीं डाला था जो उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करता? 65 से 70 साल के ऊपर वाले में आपकी गाइडलाइन है। कई ऐसे केसेस हैं जिन्होंने 65 के ऊपर कराए, आपने क्यों नहीं डिलीट मारा? अब जमा कराने के बाद एक हज करने वाले हाजी की ख्वाहिशात किस सतह तक पहुंच जाती हैं, जिसका जवाब कौन देगा? जब उससे ये कहोगे कि अब तुम अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के उस मुक़द्दस मुकाम पर, खाने काबा के सामने नहीं जा पाओगे, तो उसका जो दिल टूटेगा उसका जवाब कौन देगा? ये हज कमेटी को जवाब देना चाहिए। अजमेर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आज माहाना छठी मनाई गई। छठी के मौके पर दरगाह में कसीर तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की।
इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। ख्याल है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हर महीने छठी मनाई जाती है। अजमेर के दरगाह इलाके के इंद्रकोट में इलाके के लोगों ने खुद ही पानी की बावली की सफाई का बीड़ा उठाया है। इलाके के लोगों का कहना है कि शिद्दत की गर्मी में जहां एक तरफ पानी की किल्लत सभी जगह हो रही है, वहीं पानी के जो कुदरती जराए हैं इनकी तरफ तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। हालांकि पानी बचाओ के नारे और मुहिम तो मुसलसल चल रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। मुहिम चलाइए महिला ने मिलकर, इसकी सफाई का पूरा हर घर से एक आदमी लेके ला के सफाई कर रहा हम। अब ये करने के बाद प्रशासन से हम में निवेदन करेंगे, इसमें दवा डलवा दो, इसको जाली का इंतजाम लगा दो, ये कचरा में गिरे। ये प्राचीन काल की बावड़ी है, पीने का पानी बड़वा बावड़ी है, ये केला बावड़ी, बड़ा बावड़ी या भाटा बावड़ी, ये सब पुरानी बावड़ी है। पहले जब नल की व्यवस्था नहीं थी, इससे पानी पीते थे, यही पानी सब लोग पीते थे। ये पानी की हालत आप देख लो, इस तरह पानी का हाल हो रहा है, ना सफाई हो रही है, कुछ हो रही है। हमने हमारी मुहिम चलाई है, हम प्रशासन निवेदन करते हैं नगर निगम से, इसमें दवा वगैरह डाले और पानी की अच्छी सफाई हो जाए, बाहर टंकी लग जाए तो पब्लिक के लिए पानी आम हो जाए। कानपुर में फिरकावाराना तसादुम के बाद अब अलीगढ़ में इंतजामिया फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। आज अलीगढ़ कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जिला मजिस्ट्रेट सिल्वा कुमारी जे और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जिले में समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मजहबी रहनुमा और रोशन ख्याल लोगों के साथ जिला अमन कमेटी की मीटिंग की। जनपद अलीगढ़ में सर्वधर्म एक मीटिंग, पीस कमेटी मीटिंग जैसे होती है, वो जिलाधिकारी एवं मेरे द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर ली गई है। और जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के संबंध में हो, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बारे में हो, या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंटिंग आदि के बारे में हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ता हो, इसके बारे में की गई। और अन्य मुद्दे भी जो होते हैं कि कैसे जो पहले भी यहाँ पर जो सिस्टम हम लोगों के रहे हैं और जैसे लोग यहाँ पर अमन चैन के साथ रहते हैं, जो सौहार्द मोहल्लों में है, उसके बारे में चर्चाएं चली। एक सामान्य मीटिंग थी, ऐसा कोई विशेष बात नहीं थी। इनकी तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम मजहब के लोगों को, तमाम मजहब के रहनुमाओं को और अच्छे इन लोगों को बुलाया गया था। और उसका मकसद ये था कि अलीगढ़ जिस तरीके से अब 2006 के बाद दंगों से मुक्त हो चुका है, तालीम और तहजीब का शहर है, वो गंदी जमनी तहजीब बरकरार रहे। उसमें अच्छे लोगों ने और मज़ाहिब के तमाम धर्म गुरुओं ने अपने अपने व्यूज़ रखे, क्या किया जा सकता है, कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है और कैसे इसको बचाया जा सकता है। आज शांति सद्भाव को लेकर हरिगढ़ जिले में एक जिलाधिकारी के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु एवं संभ्रांत नागरिकों का यहाँ बैठक में सभी लोग बैठे हैं। तो जिस तरह से चल रहा है उसी विषय पर मीटिंग करी गई, ताकि अलीगढ़ शहर का माहौल ना बिगड़े। आपस में हमें किसी के भड़कावे में नहीं आना है, किसी एक के बयान के पीछे ये नहीं जैसे कानपुर में घटना हुई कि एक के बयान के पीछे सभी लोग सड़कों पे घूमें। और उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, ये सभी जानकारी प्रशासन ने दी। जैसा कि हमें भी मालूम है, अगर कोई भी अपराधी किसी भी धर्म मजहब से या किसी भी वर्ग से आएगा, वो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए शांति सद्भाव बनाने में सहयोग करें। कर्नाटक में स्कूलों के निसाब में तब्दीलियों के खिलाफ जगह जगह एहतजाज हो रहा है। रामनगर में दलित और तरक्की पसंद तंजीमों के नुमाइंदों ने मुजाहरा किया। इन तंजीमों ने कहा कि निसाब में बीजेपी हुकूमत डॉक्टर BR अम्बेडकर, टीपू सुल्तान, गुरु बसुना और दीगर अजीम शख्सियात की तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। जमात इस्लामी हिंद ने भी निसाब में की गई तब्दीलियों की मुखालफत की। खासतौर पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक पहले से कुछ उसूल इसके तय हैं। नौजवान नस्ल में छोटे बच्चों को जब बातें पढ़ाई जाती हों तो उनके जहन को सही रुख पर तरक्की मिलना चाहिए और एक सही दिशा उन्हें मिलनी चाहिए। अफसोस की बात है कि ये सैफ्रनाइजेशन जहां हर दूसरे शोबे ज़िंदगी में हो रहा है, सिलेबस में भी इस तरह की छेड़छाड़ की जा रही है और सारी रियासत में इसके खिलाफ एक फिजा बनी हुई है। कर्नाटक के रियासती वज़ीर तालीम BC नागेश ने निसाब में तब्दीली का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन इस मसले को लेकर इलेक्शन तक अवाम को गुमराह करती रहेगी। उन्होंने मुल्क में की गई गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत पर
जोर दिया है। Aim is to politicize the issue up to the election. They are feared that the last 65 years they were telling they were teaching false things to the student. They were saying Akbar the Great, Aurangzeb had changed this country. But slowly, what our freedom fighters and the historians were saying, that they attacked this country, they attacked the temples. Slowly it is coming out. So Congress wants to divert, because as you know that in Srirangpatna people are asking that it's an Hanuman temple. In Mangalore, when our Muslim brothers went to repair a masjid, they came to know that it is a temple. And such things has happened in many places in Karnataka, so they are feared that again, because of this issue, Hindu may be united. They want to divide Hindu society on the basis of caste. Congress has done since many years the same thing. Now also they are doing it. So Siddaramaiah wants to divide the Hindu society, taking this when after CM has clarified the things.